सुप्रभात सभी को। मैं नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। मैं आसिफा मुल्ला हिंदी विषय अध्यापिका आपके सामने 9वीं कक्षा की स्पर्श पाठ्य पुस्तक की पाठ क्रमांक 6 कीचड़ का काव्य लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक का नाम है काका कालेलकर। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। लेखक का परिचय इस प्रकार है। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सातारा नगर में सन 1885 में हुआ था। काका की मातृभाषा मराठी थी। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार व प्रसार में जुटे रहे। अर्थात काका कालेलकर को गांधी जी का साथ बहुत अच्छी तरह से मिला था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले से लेकर हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी काका कालेलकर जो है वो गांधी जी के साथ रहे थे। उनके साथ हिंदी के प्रचार प्रसार में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। महात्मा गांधी के अन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान और काका कालेलकर समान रूप से याद किए जाते हैं। अर्थात गांधी जी के जो अनुयायी थे, गांधी जी को जो मानने वाले थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनमें विनोबा भावे जी, सीमांत गांधी जी, अब्दुल गफ्फार खान और काका कालेलकर का नाम जो है वो हमेशा याद रखा जाता है। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट सन्निधि में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। तो नई दिल्ली में जो है गांधी संग्रहालय जो है, संग्रहालय अर्थात ग्रंथालय है ना, तो यहाँ पर जो है काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनकी जानकारी हमें वहाँ पर आज भी देखने को मिलेगी। तो काका कालेलकर जिन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, तो उनकी भाषा कैसी थी, कौन सी भाषा का उपयोग करते थे, वो हम देखेंगे। तो काका के लेखन की भाषा बहुत सरल और स्वाभाविक थी, ओजस्वी थी और बहुत ही, जब कोई पाठक पढ़ता था उनकी रचनाओं को, उनके शब्दों को जब पढ़ता था तो वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझ में आया करता है। विचारपूर्ण निबंध हो या यात्रा संस्मरण, सभी विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या काका की लेखन शैली की विशेषता रही है। अर्थात कोई भी निबंध हो काका कालेलकर जी के लिखने का, वो विचारपूर्ण हो या फिर किसी यात्रा का संस्मरण हो। जानते हो ना बच्चों, यात्रा का संस्मरण अर्थात किसी यात्रा पर हम जाकर आए हैं, वहां का हमें चित्रण करना, उसे कहते हैं यात्रा संस्मरण। तो जो भी विषय काका कालेलकर चुनते थे, चयन करते थे, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से वो लिखा करते थे। तो काका कालेलकर जी को गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। आप समझ सकते हो, आज के युग में हमें सभी विषय होते हैं, लेकिन हम जो है किसी एक विषय में पारंगत होते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हम में ऐसी विशेषताएं क्यों नहीं है जो इन लोगों में थी? अब हम उदाहरण ले रहे हैं काका कालेलकर का, जो कि गुजराती, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी ये सभी भाषाओं में वो पारंगत थे। और आज हमको ये सारी भाषाएं बहुत ही अद्भुत लगती हैं या फिर रुचि नहीं होती, किसी एक भाषा में हम पारंगत होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर एक को बुद्धि जो है वो समतल दी है, सही दी है, हर एक को एक तरह की ही बुद्धि दी है। तो हमें उसका उपयोग करने आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा जो आलसी वृत्ति है उसी के कारण हम सीख नहीं पाते। तो पहले जो लोगों में जो थी वो जिज्ञासा अधिक थी। समझते हो ना बच्चों, जिज्ञासा अर्थात कुछ जानने की इच्छा शक्ति, वो बहुत अधिक थी। और आज हम में वही नहीं है, जिसके कारण हम जो है वो ज्ञान पाने या पढ़ाई करने में पीछे रह गए हैं। सहूलियत तो हमें बहुत है, बहुत ही सहूलियत हमें प्राप्त है, हर तरह की सहूलियत प्राप्त है, लेकिन हम उससे लाभ नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि हमारी आलस्य वृत्ति के कारण। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा के प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। और जब उन्होंने गांधी जी के साथ वो जुड़ गए थे हिंदी के प्रचार प्रसार में, तो उन्होंने अपना लेखन शुरू कर दिया
और उन्होंने हिंदी में बहुत सी कृतियाँ भी लिखी हैं। और उनकी बहुत सी कृतियों में से कुछ कृतियाँ हमको यहाँ पर दी गई हैं, जैसे हिमालयनु प्रवास, लोकमाता। लोकमाता जो है ये यात्रा वृत्तांत है। स्मरण यात्रा संस्मरण है। धर्मोदय ये आत्मचरित्र है। जीवननो आनंद अवार नवार निबंध संग्रह है। काका ने कई वर्षों तक मंगल प्रभात का पत्र संपादन भी किया। तो यहाँ पर जैसे आपको पता चलेगा, हम जैसे ही पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि यहाँ पर काका कालेलकर जी ने हर तरह के निबंध लिखी हैं, यात्रा संस्मरण लिखे हैं, जीवन आनंद की तरह निबंध लिखे हैं। ये सभी तरह की कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं और उन्होंने मंगल प्रभात पत्र का संपादन भी किया था। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पाठ कीचड़ का काव्य, इसमें लेखक काका कालेलकर ने हमें क्या बताया है, किस बारे में जानकारी दी है, हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक विचारात्मक निबंध है। ये कैसा निबंध है? विचारात्मक निबंध है। यहाँ पर लेखक ने हमें एक घिनौनी चीज, कीचड़ जैसी घिनौनी चीज को उन्होंने सुंदर कहा है, और ये सुंदरता उनको कैसे दिखी, क्यों दिखी और किस तरह दिखी, हम इस पाठ में जानेंगे। ठीक है, तो अब हम आरंभ करते हैं। एक हिंदीतर भाषी लेखक द्वारा मूलतः हिंदी में लिखे इस ललित निबंध कीचड़ का काव्य में काका ने कीचड़ की उपयोगिता का काव्यात्मक शैली में बखान किया है। काका कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं, अपितु उसकी मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। लेखक प्रातःकाल के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय पूर्व दिशा तो कुछ विशेष आकर्षक नहीं थी, पर उत्तर में रंग की सारी शोभा जमी हुई थी। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं? उन्होंने इस निबंध कीचड़ का काव्य में हमें कीचड़ की उपयोगिता बताई है, उसकी कलात्मकता बताई है, उसका महत्व बताया है, कीचड़ की सुंदरता बताई है। हम कहते हैं और हम मानते भी हैं कि कीचड़ जो है वो एक गंदी वस्तु है। यहाँ पर कीचड़ के गंदेपन पर गंदगी होती है, इस तरह से हमें बताया है। लेकिन इस गंदगी को लेखक जो है वो एक सुंदरता मानता है। तो लेखक का कहना है कि मानव जीवन और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता किसकी अधिकतर है? कीचड़ की उपयोगिता है। और हम उस उपयोगिता पर प्रशंसा करने की बजाय हम क्या करते हैं? उसको एक गंदी चीज कहकर बुलाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसीलिए लेखक कहते हैं ये कोई गंदगी नहीं है, ये कीचड़ है, जबकि ये कीचड़ हमारे जीवन में और पशुओं के जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाता है। तो लेखक जो है यहाँ पर सबसे पहले लेखक कहते हैं कि हम हमेशा पृथ्वी का वर्णन करते हैं, आकाश का बखान करते हैं, इस सृष्टि की सुंदरता के लिए हम काव्य लिखते हैं, रचनाएं लिखते हैं, उस सुंदरता को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, हम सब देखते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि कीचड़ में भी सुंदरता होती है? कीचड़ किस तरह हमारे जीवन में उपयोगिता लेकर आता है, और यदि कीचड़ न होता तो क्या होता? ये प्रश्न यहाँ पर लेखक हमारे सामने उठा रहा है कि सोचो, अगर कीचड़ गंदगी है, तुम लोग सोचते हो कि कीचड़ जो है एक घिनौनी चीज है ना? तो इस घिनौनी चीज को जब हम पसंद नहीं करते, यदि यह जीवन में हमारे नहीं होता तो क्या होता? एक 2-3 मिनट सोचकर देखो बच्चों कि अगर कीचड़ नहीं होता तो क्या होता। कल्पना कर सकते हो, कीचड़ नहीं होता तो अनाज नहीं होता, कीचड़ नहीं होता तो हम खाएंगे क्या? हमारा जो अनाज उगता है वो कीचड़ में ही उगता है। बहुत सी सुंदर जैसे कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है। इस सृष्टि में जितनी हरियाली है, जितने पेड़ पौधे हैं,
जितने फूल फल हैं वो कहाँ से उठते हैं? ज़मीन में कीचड़ में से ही उठते हैं, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि कीचड़ की सुंदरता और उसकी उपयोगिता कितनी है हमारे जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लेखक जो है वो वर्णन कर रहे हैं प्रातःकाल का। प्रातःकाल अर्थात अर्ली मॉर्निंग। तो प्रातःकाल का दृश्य कैसे होता है? लेखक कहते हैं कि उस समय पूर्व दिशा से तो कुछ आकर्षक मुझे नहीं लग रहा था। जो पूर्व दिशा होती है वो लेखक को लुभावनी नहीं लग रही थी, सुहावनी नहीं लग रही थी, आकर्षित नहीं कर रही थी। पर उत्तर में रंग की सारी शोभा जमी हुई थी। मतलब जितनी पूर्व की शोभा है वो सब कहाँ पर जमी हुई थी? उत्तर में ही जमी हुई थी। इस दिशा में लाल रंग अद्भुत लग रहा था। वहाँ पर जो है उत्तर दिशा में जो लाल रंग आकाश में छाया हुआ था वो लेखक को बहुत सुहावना लगता है, बहुत ही मनोहारी लगता है, बहुत ही अद्भुत लगता है। परंतु यह सौंदर्य थोड़े समय के लिए था। आपको पता है ना बच्चों, जब सूर्य निकलता है तो जो लाली छाती है आकाश में वो थोड़े समय के लिए होती है। उसके बाद जैसे जैसे सूर्य आकाश पर चढ़ता जाता है वो लाली निकल जाती है, उसकी सुंदरता निकल जाती है। इसी तरह से लेखक भी यही कह रहे हैं कि देखते देखते जो है उसकी सुंदरता वो कुछ समय के बाद निकल गई। और वैसे ही यह सफ़ेद रंग के बादल जो है, श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग, तो देखते ही देखते सफ़ेद रंग के बादल जो है वो पूरे आकाश में छा जाते हैं और दिन का क्रम आरंभ हो जाता है, अर्थात दिन चढ़ जाता है। तो अब लेखक जो है प्रश्न उठाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न भी किए हैं लेखक ने हमसे, अर्थात हम पाठकों से कुछ प्रश्न किए हैं। उनका कहना है ऐसा क्यों है कि हम आकाश, पृथ्वी और तालाबों को तो खूब वर्णन करते हैं, हमारी कविताओं में उसका बखान करते हैं, हमारी रचनाओं में उन तालाबों के लिए, उन पृथ्वी के लिए, आकाश के लिए बहुत से अनमोल शब्दों का उपयोग करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन नहीं करते। ऐसा क्यों? यहाँ पर लेखक ने हमसे प्रश्न किया है। कीचड़ में पैर डालना किसी को पसंद नहीं। अब देखिए, यदि हम बाहर खेलने जाते हैं, यदि हम वहाँ पर कीचड़ होता है, पानी होता है, जब हमारा पैर कीचड़ में गिर जाता है और हम ऐसे ही घर चले जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? माँ हमें डांटती है। तो कीचड़ में क्यों डांटती है? कि वो कहती है कि तुम कीचड़ में क्यों खेल कर आए, सब पैर गंदे कर दिए तुम लोगों ने, जाओ पहले धो के आओ। इस तरह से हमें डांट मिलती है, फटकार मिलती है ना। तो कीचड़ में पैर डालना हमको पसंद नहीं और कोई भी पसंद नहीं करता कि वो कीचड़ में पैर डाले, क्योंकि इससे शरीर गंदा हो जाता है। हम सबका मानना क्या है? इससे शरीर गंदा हो जाता है। कपड़े हमारे जो हमने पहने हैं वो मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो कीचड़ के लिए किसी के हृदय में सहानुभूति नहीं है, सभी को पता है। केवल घृणा है, केवल नफरत है। कोई पसंद नहीं करता कीचड़ को, सभी के मन में उसके लिए कोई भी भावना या सहानुभूति नहीं है। पर यदि हम निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष अर्थात किसी का पक्ष न लेते हुए, निष्पक्ष अर्थात किसी का पक्ष न लेते हुए, यदि हम इस तरह से सोचें, हम किसी का भी पक्ष न लें, न गंदगी का न पवित्रता का, किसी का भी पक्ष न लें, हम केवल ये सोचें तो हमें पता चलेगा कि कीचड़ में भी काफ़ी सौंदर्य होता है। यदि हम निष्पक्ष होकर सोचें तो हमें पता चलेगा कि कीचड़ में भी काफ़ी सौंदर्य है। केवल हमें वो आंखें चाहिए जो कीचड़ को समझ सके, हमें वो आंखें चाहिए जो कीचड़ की सुंदरता देख सके, और हमें वो बुद्धि चाहिए जो काका कालेलकर जी समझते हैं। जिस बुद्धि से समझा उन्होंने, जिस समझ से समझा उन्होंने कि कीचड़ में सुंदरता कितनी है और हम उपयोगिता में लाते हैं हमारे जीवन में, फिर भी उसके महत्व को हम मानना नहीं चाहते। तो लेखक कहते हैं कि कीचड़ का रंग जो है, रंग भी बहुत सुंदर होता है। आप सभी को पता है कीचड़ का रंग कैसे होता है, ब्राउन कलर, जो बहुत सौ को पसंद होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि कीचड़ का रंग भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर हमें चित्रों में भी बताया गया है कि किस तरह से कीचड़ के रंग का उपयोग हम करते हैं, है ना। तो हम पुस्तकों के गत्ते का रंग
अब जैसे यहाँ पर पुस्तक भी दी गई है, आप चित्र में देख भी रहे हैं कि पुस्तक है वहाँ पर उसके गत्ते का रंग, उसके पुट्टे का रंग कौन सा है? कीचड़ का रंग है ना बच्चों, समझ रहे हैं ना उसके महत्व को। और साथ ही साथ घरों की दीवारों का रंग अथवा कीमती कपड़ों का रंग कीचड़ जैसा पसंद करते हैं। बहुत से लोगों का चयन जो है रंग के बारे में जो है वो यही कीचड़ का रंग होता है। हम अक्सर जो है वो कीचड़ का रंग जो है वो पुस्तकों के गत्तों के लिए उपयोग में लाते हैं, और बहुत से लोगों को के कपड़ों का रंग जो है वो कीचड़ का रंग ही होता है। कलाविज्ञों को भी भट्टी में पकाए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग पसंद आता है। कलाविज्ञ अर्थात जो कला को जानते हैं, अर्थात कलाकार, जो कलाकार लोग होते हैं, जो भट्टी में उस मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं, तो मिट्टी के बर्तनों को के लिए भी यही उनको रंग पसंद आता है। फोटो में भी इस रंग की झलक अच्छी लगती है, पर पता नहीं क्या कारण है कि कीचड़ का नाम लेते ही लोगों का मिजाज बिगड़ जाता है। देखो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छा व्यंग किया है, हमें बताया है कीचड़ की महत्ता क्या है और हम उपयोग में कैसे लाते हैं। फिर भी हम मानना नहीं चाहते कि कीचड़ जो है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है और उसका महत्व हमारे जीवन में अधिक है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं पता नहीं हम हर समय कीचड़ का रंग पसंद करते हैं, पुस्तकों पर, हमारे घरों में, हमारे कपड़ों में, हमारे मिट्टी के बर्तनों में भी वही रंग होता है, लेकिन जैसे ही कोई कीचड़ का नाम लेता है हमारा मिजाज बिगड़ जाता है। ये लेखक हमसे प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों होता है। और आगे लेखक कह रहे हैं कि नदी के किनारे जब कीचड़ सूख जाता है, अब यहाँ पर लेखक जो है कीचड़ की हर दशा से हमें यहाँ पर वाकिफ करा रहे हैं। कीचड़, गीले कीचड़ की भी दशा उन्होंने बताई हमें, और जो सूखा कीचड़ होता है वो भी हमें यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे नदी के किनारे जब कीचड़ सूख जाता है, तुम लोगों को पता है ना कीचड़ सूखता भी है। देखो जब ग्रीष्म काल होता है उस समय जहाँ पर कीचड़ जमा हुआ होता है वहाँ पे कीचड़ सूख जाता है और उसमें दरारें गिरती हैं। तो नदी के किनारे लेखक वही कह रहे हैं कि जब कीचड़ सूख जाता है तब ज़मीन ठोस हो जाती है, अर्थात बहुत ही ठोस मजबूत हो जाती है। उस समय गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे उस पर अपने पैरों के निशान बनाते हैं। उसकी शोभा देखते ही बनती है। भैंसों और पाड़ों की लड़ाई के दौरान उनके पैरों और सींगों के चिन्ह ऐसे लगते हैं मानो महिषकुल भारतीय युद्ध का इतिहास इस करदम लेख में लिखा हो। अर्थात वहाँ पर आपको चित्रों में बताया गया है कि किस तरह से सूखा कीचड़ जो होता है उस पर दरारें जो गिरती है वो कितनी सुंदर लगती हैं, और उस पर जो जितने पशु होते हैं, जितने प्राणी होते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरे, ये जब चलते हैं तो उनके पैरों के निशान वहाँ पर पड़ते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वो जो पैरों के निशान हैं वो उस कीचड़ की शोभा और अधिक बढ़ा देते हैं। और भैंसों और पाड़ों की जो लड़ाई होती है, पाड़े अर्थात भैंस का नर बच्चा, उसे कहते हैं पाड़े। तो जब उनकी लड़ाई होती है तो ऐसे लगता है लेखक को जैसे वो महिषकुल जानते हो बच्चों, महिषकुल अर्थात भैंसों का कुल, महिषकुल। तो महिषकुल भारतीय युद्ध का इतिहास जो है इस करदम लेख में लिखा हो। करदम अर्थात कीचड़, ये पर्यायवाची शब्द है। करदम अर्थात कीचड़, ये पर्यायवाची शब्द है। तो ऐसे लगता है जैसे इस लेख में, कीचड़ के लेख में महिषकुल का युद्ध का इतिहास जो है इसमें समाया गया हो, इसमें बताया गया हो। मतलब इतनी शोभा बढ़ जाती है उस सूखे कीचड़ की। हम सोचे तो बहुत कुछ है बच्चों, यदि हम नहीं सोचे तो कुछ भी नहीं है। जब भी कवि और लेखक होते हैं उनकी कल्पना ही उनकी शक्ति होती है। जितनी सशक्त कल्पना होती है उतना ही हम अच्छी तरह से लेख लिख सकते हैं, चाहे वो कविता लिखना हो, चाहे वो लेख लिखना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखक भी यही कह रहे हैं कि ये शोभा जो है वो सूखे कीचड़ की है,
जिसमें मुझे सुंदरता दिखाई देती है। आगे लेखक कहते हैं कि कीचड़ को देखने के लिए गंगा किनारे या सिंधु किनारे जाना चाहिए। अब यहाँ पर लेखक पहले बता रहे हैं आपको कि महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, और हम पर प्रश्न भी उठा रहे हैं। जब आप लोग कीचड़ के रंग को इतना पसंद करते हो, इतना उसका उपयोग करते हो, फिर भी मानते नहीं हो कि कीचड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हम पर लेखक ने उठाया है। और साथ ही साथ उनका क्या कहना है, यदि तुम्हें कीचड़ की सुंदरता देखनी है तो कहाँ जाने के लिए कहा है लेखक ने, कि गंगा किनारे, गंगा नदी के तट पर, गंगा किनारे जाने के लिए कहा है। साथ ही साथ सिंधु जाने के लिए, सिंधु किनारे जाने के लिए कहा है, यदि हमें कीचड़ की सुंदरता देखनी है। और साथ ही साथ खंबात तक अगर पहुंचना है, यदि हम वहां पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे वहां पर जो कीचड़ है वो पहाड़ की भांति है, मतलब इतना कीचड़ है। तो लेखक कहते हैं आप वहां पर जाइए और वहां पर देखिए, वहां का कीचड़ देखिए, और उस कीचड़ में अपनी कल्पना शक्ति से उस कीचड़ की सुंदरता को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कीचड़ जो है वो कोई घिनौनी चीज नहीं है, कोई अपमान करने की चीज नहीं है, ये केवल सुंदरता है, केवल सुंदरता। और आगे लेखक कह रहे हैं कि मही नदी के मुंह से आगे जहां तक नजर आती है वहां तक कीचड़ ही कीचड़ हमें वहां पर दिखाई देता है। लेखक जो है गंगा नदी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर मही नदी तक का, खंबात तक का वर्णन हमको यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि काका कालेलकर जो है एक ऐसे लेखक थे जो हमेशा भ्रमण करते रहते थे, है ना, भ्रमण जानते हो ना, हमेशा यात्रा करना, घूमना, तो भ्रमण करते रहते थे। जितनी उनको उस स्थान से जानकारी मिलती थी या वहाँ की विशेषताएं मिलती थी वो अपनी कृतियों में लिखा करते थे। तो यहाँ पर लेखक वही कह रहे हैं कि खंबात जाओ, मही जाओ, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कीचड़ जो है वो कितना सुंदर होता है अपनी कल्पना शक्ति से। और लेखक कह रहे हैं कि इस कीचड़ में पहाड़ के पहाड़ गायब हो जाते हैं, इतना कीचड़ वहाँ पर रहता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह जो अन्न खाता है वह कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। देखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर हमें लेखक ने बताई है, बहुत ही, जिसमें कहेंगे हकीकत या सच्चाई जो है हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। जब हम कीचड़ को घिनौनी वस्तु समझते हैं तो उसी में से उगा हुआ अन्न हम खाते हैं। इससे बड़ी महत्ता कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी महत्ता कुछ भी नहीं है। मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि वह जो अन्न खाता है वह कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। हम हमारे घरों में तो अनाज नहीं उगाते, या कोई ऐसा अनाज नहीं जो बिना कीचड़ के उगता है क्या कोई ऐसा अनाज? क्या आप बता सकते हो मुझे कोई ऐसा अनाज है जो तुम खाते हो और तुम ये कह सकते हो, जोर देकर कह सकते हो कि ये कीचड़ में नहीं उगा हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि जो भी हम अनाज खाते हैं वो कीचड़ में से ही उगता है। तो लेखक कवियों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अजीब बात है, पंक अर्थात कीचड़ घृणास्पद लगता है, पर पंकज अर्थात कमल शब्द सुनते ही मन पुलकित हो जाता है। अब यहाँ पर लेखक ने कवियों पर व्यंग भी कसा है, उन पर कटाक्ष भी किया है। लेखक का कहना है कवि जो आलोचना करते रहते हैं, हमेशा टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि अजीब बात है ये, लोग जो है पंक अर्थात कीचड़, पंक अर्थात कीचड़, उसको जो है बहुत ही नफरत करते हैं, घृणास्पद है इस तरह से सोचते हैं। लेकिन वहीं पंकज को जो है, जैसे ही पंकज का नाम सुनते हैं हमारा मन पुलकित हो जाता है, हम प्रसन्न होते हैं, हम कमल को देखने के लिए, पंकज को देखने के लिए बहुत ही आतुर होते हैं, उसको लेने के लिए बहुत ही आतुर होते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर लेखक का, यहाँ पर हमको व्यंग है, कवियों को व्यंग है। लेखक कहते हैं पंकज कमल, पंख अर्थात कीचड़। अब ये पंकज जो है वो कहाँ होता है? कमल कहाँ उगता है बच्चों? कीचड़ में ही उगता है।
तो हम कीचड़ को पसंद नहीं करते, कमल को पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? जहाँ पर वो चीज़ उगती है तो हमें उसकी भी कदर होनी चाहिए, उसका भी महत्व हमें होना चाहिए, हम उसको भी महत्व दें। लेखक का कहना है कि जब तुम कमल को इतना देखकर उसको प्रसन्न होते हो, तो साथ ही साथ जिसमें वो उगता है, कीचड़ में उगता है, तो तुम्हें उसकी भी कद्र करनी चाहिए, उसकी भी महत्ता माननी चाहिए। तो कमल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। कवियों के चित्त के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर लेखक और एक व्यंग कस रहे हैं कवियों के लिए। वो कहते हैं कि उनके चित्त मतलब अर्थात उनका मन, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चों ये पता है सभी को, कवि जो है अपनी कल्पना शक्ति से वो कहाँ भी जाते हैं, कहीं से भी आते हैं, कुछ भी लिखते हैं, किसी भी तरह से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति जो है बहुत ही मजबूत और सक्षम होती है। इसीलिए वो अपनी कल्पना के द्वारा अच्छे से अच्छे लेख, अच्छी से अच्छी कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर कालेलकर जी यही बात हमें बता रहे हैं कि कवियों का चित्त का कोई पता नहीं, वो कुछ भी लिख डालते हैं। तो उनके पास तो हर बात के लिए एक तर्क होता है। यदि हम समझाने भी जाएं कवियों को कि कीचड़ का भी उतना ही महत्व है जितना कमल का है, पर वो नहीं मानेंगे, वो एक से एक नए नए तर्क हमें देते जाएंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं हम जो है केवल हमें इतना ही समझना है कि कमल के साथ साथ कीचड़ का भी उतना ही महत्व होता है। और बच्चों ये हमेशा हमें बात याद रखनी है कि जो भी चीज़ होती है भगवान ने इस सृष्टि पर बनाई है, जो भी चीज़ बनाई है हर एक का अपना एक महत्व होता है। कोई चीज़ कम नहीं है, कोई वस्तु कम नहीं है, कोई भी कम नहीं है। भगवान ने कुछ विशेषताएं देकर ही उसे बनाया है। तो हमें किसी को भी, यूँ कहते हैं ना हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, किसी को भी हमें कम नहीं समझना है। इसीलिए अब यहाँ पर और एक उदाहरण दे रहे हैं। एक तो लेखक ने हमें कमल का उदाहरण दिया और दूसरा उदाहरण ये भी दे रहे हैं कि वे कहते हैं हम वासुदेव अर्थात, अब यहाँ पर वासुदेव कौन है सभी को पता है ना बच्चों। वासुदेव किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को, है ना। भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव भी है। तो यहाँ पर एक उदाहरण और दे रहे हैं लेखक कि हम जो है वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं श्री कृष्ण की, परंतु इसीलिए वसुदेव अर्थात उनके पिता को तो नहीं पूजते। बहुत बड़ी बात है बच्चों यहाँ पर जो लेखक ने हमें बताई है कि हम जो हैं श्री कृष्ण को पूजते हैं, वासुदेव हैं वो, उनका नाम वासुदेव भी है, उनको पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन हम वसुदेव को पूजते हैं क्या? वसुदेव को नहीं पूजते। वसुदेव कौन है? वसुदेव ये श्री कृष्ण के पिता का नाम है। वसुदेव जो है वो श्री कृष्ण के पिता का नाम है। हम हीरे को बहुमूल्य मानते हैं पर कोयले का या पत्थर को कोई महत्व नहीं देते। अब भले ही हीरा और कोयला कार्बन के ही रूप में है, परंतु अधिक महत्व तो हीरे को ही मिलता है। उसी तरह से हमको कोयले और पत्थर जो है उसको हम महत्व नहीं देते, लेकिन हम हीरे को महत्व देते हैं, उसकी चमक को महत्व देते हैं। इसी तरह से लोग मोती को गले में डालना चाहते हैं, परंतु सीपी को तो नहीं। अब सीपी मोती कहाँ से निकलता है? सीपी से निकलता है। हम सीपी को महत्व नहीं देते, वो जहाँ से जन्म लेता है उस वस्तु को महत्व नहीं देते, उस स्थान को महत्व नहीं देते, मोती को महत्व देते हैं। इसीलिए लेखक का कहना है हमें उस जन्म लिए हुए वस्तु को भी महत्व देना है और उसको भी महत्व देना है। और साथ ही साथ लेखक कह रहे हैं कि ऐसे तर्कों के कारण लेखक कवियों से चर्चा न करना ही बेहतर समझते हैं। इसीलिए जब ऐसे तर्क दिए जाते हैं और कवि मानते नहीं, तो लेखक का कहना है कि ये सब तर्क देने के बावजूद भी जब कवि नहीं मानते तो हमें जो है वो चुप बैठना ही, इस पर चर्चा न करना ही वो अधिक बेहतर हम समझते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर 4-5 हमको ऐसे उदाहरण दिए लेखक ने। जैसे पहला उदाहरण पंकज का दिया है, कमल का दिया है कि हम कीचड़ की महत्व नहीं समझते, कमल को जो है बहुत प्रसन्न होते हैं देखकर। उसी तरह से यहाँ पर
कोयले, पत्थर और मोती के बारे में बताया है। मोती जो है वो सीपी में उगता है, पर हम सीपी को महत्व नहीं देते, मोती को महत्व देते हैं। और सबसे बढ़िया उदाहरण उन्होंने वासुदेव का दिया है। श्री कृष्ण को हम महत्व देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, पर कोई वसुदेव अर्थात उनके पिता को कोई नहीं पूछता। अर्थात लेखक का कहना है कि कीचड़ भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को कीचड़ की महत्वता? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं समझती हूँ कि आज का स्पष्टीकरण आप सभी के समझ में आया होगा। धन्यवाद।